नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए नासिरा शर्मा जी की लिखी हुई कहानी दूसरा कबूतर। अपने चैनल की नियमित श्रोता मनीषा प्रियदर्शनी जी के अनुरोध पर ये कहानी सुनाने जा रही हूँ, तो आप भी इसका आनंद लीजिए और सुनिए नासिरा शर्मा जी की कहानी दूसरा कबूतर। सादिया को अपना घर बहुत पसंद आया। ज़रूरत और सजावट की सारी चीज़ें वहाँ मौजूद थीं। उसको कुछ करना नहीं था, बस सारा दिन खूबसूरत सोफे पर बैठकर टीवी देखना या गदगदे हसीन बिस्तर पर लोट लोट कर अंग्रेजी नावल पढ़ना और शाम को सज धज कर बरकत के साथ लंबी गाड़ी में बैठकर सैर को निकल जाना। उसने एक हफ्ते में 2 खत घर डाले थे, जिसमें उसने अपनी खुशी का जिक्र किया था ताकि अम्मी अब्बू भाई बहन जान जाएं कि उसको हव्वा की खोई जन्नत मिल गई है, जहाँ सेबों से लदे बाग में वो बरकत के साथ बहुत खुश है। सादिया के पैगाम कई आए थे। कोई इंजीनियर था तो कोई डॉक्टर या फिर किसी प्राइवेट फर्म में मार्केटिंग मैनेजर। मामूली तनख्वाह और खुशहाल घराने के लड़के उसी शहर के थे। सुल्तान अहमद संसद सदस्य थे, बड़े रसूख वाले आदमी थे। उन्हें इस बात की चिंता नहीं थी कि दामाद सरकारी नौकरी में मिली बंधी बंधाई तनख्वाह पर ही ज़िंदगी भर गुजारा करेगा, बल्कि उन्हें यकीन था कि तिजारत का कोई ना कोई जरिया वो लगवा देंगे। बेटी अंग्रेजी में एमए है, वो चाहेगी लेक्चरार या सब एडिटर लग जाएगी। मगर जैसे ही बरकत का पैगाम आया, उनकी नज़रें चकाचौंध हो गईं। 3 लाख महीना तनख्वाह, ऊपर से लड़का देखने सुनने में दूसरों से कहीं बेहतर। उसकी भेजी कमाई से बना घर जो बाराबंकी में देखा तो दोनों के दिल व जिगर में ठंडक पहुंच गई। गुलाब से भरे गुलदस्ते में बस एक ही बात कांटे की तरह चुभ रही थी कि लड़का सऊदी में है, इतनी शानदार नौकरी छोड़कर यहाँ आने से रहा। बड़ी औलाद, वो भी कोसों दूर, भेजने को दिल नहीं मानता है। तुम इनकार कर दो, सफ़िया ने घबराते हुए कहा। तुम्हारी जान तो अपने भांजे में अटकी होगी। सुल्तान अहमद चिढ़ गए। मेरी जान किसी में क्यों अटकने लगी? जो सच्ची बात थी वो कह दी। घर देखा भाला हो तो माँ बाप को लड़की की तरफ से इत्मीनान रहता है। लड़की के बारे में भी अच्छी बुरी बातों का अंदाज़ा रहता है। पैसे का क्या, वो तो हाथ का मैल है। मेरे ख्याल से ये सब तुम्हारा वहम है। उन मुल्कों में जहाँ कानून इतना सख्त हो, वहाँ लड़का क्या बिगड़ेगा? शराब पी नहीं सकता, जुआ के अड्डे और कोठे पर जा नहीं सकता, आवारा फिर नहीं सकता, तो फिर कौन सी बुरी संगत करेगा? बात तो सही हो सकती है, फिर भी, सफ़िया ने धीरे से कहा। चलो बेटी से ही पूछ लेते हैं कि उसे सऊदी जाकर रहना पसंद भी होगा या नहीं, कि हम ही फैसला कर बैठे हैं। सुल्तान अहमद हंस पड़े और सफ़िया भी मुस्कुरा पड़ी। सादिया को जब पता चला कि लड़का सऊदी में है तो उसने बुरा सा मुंह बनाया, मगर जब ये पता चला कि उस साल में अमेरिकन फर्म यूरोप में घूमने का टिकट देती है, तनख्वाह 30 लाख और घर मोटर सब मुफ्त हो, तो इनकार करने का कोई सवाल ही नहीं था। तीनों लड़के उसने रद्द कर दिए जिनकी तस्वीरें वो बार बार देख रही थी। बरकतुल्लाह के बारे में फ़ैसला ले लिया गया। लड़के वाले को जल्दी थी। इधर सादिया भी एमए करके घर बैठी थी, सारे दिन पेंटिंग बनाती या फिर बागवानी करती रहती थी। जहेज तैयार था, चट मंगनी पट ब्याह हो गया। शादी शानदार हुई। लड़के की तरफ से 100 तोले सोना चढ़ा था। रिश्तेदारों के चेहरे ईर्ष्या से सुलग उठे। दोस्तों के दिल में बेटी की किस्मत पर आश्चर्य था। मामूली सूरत शक्ल की लड़की रानी बनकर सऊदी जा बैठी। घर में जब सादिया का खुशी से भरा खत पहुंचा तो सबने इत्मीनान की सांस ली। सुल्तान और सफ़िया अपनी जिम्मेदारी रहते हुए भी जोश में आकर हज का मंसूबा बनाने लगे। अब उनके दिल में तीव्र इच्छा थी अपनी बेटी के सुख संसार देखने की। चुनाव न होता तो कब के निकल गए होते। सियासी बखेड़े से सफ़िया को चिढ़ती। सुल्तान अहमद उससे गर्दन तक डूबे हुए थे। गोरखपुर से दिल्ली तक का सफ़र इतनी आसानी से नहीं कर सकते थे, मगर उनकी इस खूबी से सफ़िया बेगम कभी प्रभावित न होती और हरदम गोरखपुर के उस मकान और बड़े आंगन की याद करती जिसके बाहर गली कूचों में गंदगी का साम्राज्य था। सादिया ने इस बीच कई बार फ़ोन पर बात की और बताया कि अगले माह वो यूरोप घूमने जा रही है, वापसी में हिंदुस्तान आएगी।
बरकत उल्लाह को 4 महीने के लिए ट्रेनिंग पर अमेरिका जाना है, इसीलिए वो लंबे समय के लिए मायके आ रही है। ये सारी बातें जब दूसरों को पता चलती तो रिश्तेदार कह उठते, अरे बरकत से कहो अगर कोई और लड़का हो तो हमारी तहमीना के लिए देखे, शायद लड़की की किस्मत लड़ जाए और वो सुख चैन से सादिया की तरह रहे। फूल की तरह खिली सादिया जब सामान से लदी फंदी लौटी तो माँ बाप को नज़र उतारनी पड़ी। मिलने जुलने वालों की बुरी नज़र जाने कब लग जाए, इसीलिए काला रेशम गले में डाल दिया गया। घूमने फिरने की शौकीन सादिया को अब दिल्ली शहर देहात लगने लगा था। कार चलाना उसे आता था, इसीलिए वो इधर से उधर दोस्तों के यहाँ फुदकती रहती। पीएचडी में नाम दर्ज था, मगर अब उसे लिखने पढ़ने की जगह बुटीक घूमना, जेवरों की दुकान के चक्कर लगाना, 5 सितारा होटलों में जाना, पैसे वालों के बीच उठना बैठना भाने लगा। अभी आए 2 महीने ही गुजरे थे कि सादिया को वापस जाने का भूत सवार हो गया। माँ बाप ने मना भी किया कि अकेले घर में जाकर क्या करोगी, मगर उसने इतराते हुए कहा कि बस मैं एक चक्कर लगा कर लौटती हूँ, घर बंद पड़ा है तो क्या फिक्र, वहाँ तो किसी किस्म की चोरी या गैर कानूनी हरकत की गुंजाइश नहीं है। मगर वो बरकत को सरप्राइज़ देना चाहती है, घर की सारी सजावट बदल कर, ताकि बरकत जब दरवाज़ा खोले तो धक से रह जाए कि कहीं वो गलत घर में तो नहीं दाखिल हो गया। इतना कहकर सादिया बच्चों की तरह खिलखिला कर हंस पड़ी। माँ बाप ब्याही लड़की पर क्या जोर दिखाते, सो दिल्ली से उड़ा जहाज सादिया को सऊदी ले गया। जहाज से उतरते हुए सादिया को बरकत बहुत याद आया। दिल किया उल्टे पैर वापस चली जाए। कस्टम से निपट कर टैक्सी में बैठी तो उसे लगा बरकत की गर्म सांसें उसकी गर्दन पर गुदगुदी कर रही हैं। धीरे धीरे दिल उदासी की परत में डूबने लगा। टैक्सी जब 70 नंबर के आगे रुकी तो उसे लगा कि वो गलत पते पर तो नहीं आ गई। घर का दरवाज़ा खुला था। 2 लड़कियां बस्ता उठाए निकलीं और काली गाड़ी में सवार हो गईं। उसने मुड़कर देखा तो दरवाजे पर एक औरत गोद में बच्चा लिए खड़ी थी। लगता है बरकत की बहन है, सादिया ने टैक्सी का दरवाज़ा खोलते हुए सोचा और उतरकर सलाम किया। औरत ने गर्दन हिलाकर जवाब दिया, मैं सादिया हूँ। कहती हुई सादिया ने पर्स खोला। मैं रुकैया हूँ, उस औरत ने मुस्कुराकर कहा। बरकत तो यूरोप में है, मैं उन्हें बिना इत्तला दिए चली आई। सादिया खिलखिलाई। रुपए दे उसने अटैचियाँ अंदर सरकाईं। मैंने आपको पहचाना नहीं, रुकैया उसकी बेतकल्लुफ़ी से परेशान होकर बोली। मैं सादिया मिसेस बरकतुल्लाह हूँ। आप शादी में शरीक नहीं हो पाई होंगी, इसलिए पहचानेंगी कैसे। ज़रा मैं फ़्रेश हो लूँ फिर बात करती हूँ। कहती सादिया ने पर्स से कमरे की चाबी निकाली और बंद कमरा खोला। ओह, रुकैया के चेहरे पर परेशानी तैरी। उसने बच्चे को सोफे पर लिटाया और फ़ोन की तरफ बढ़ी। सुनो शहाब, वो आ गई है। कौन? जो कमरे में ताला बंद करके गई थी। सादिया, यही नाम बताया है उसने। सादिया यहाँ कैसे हो सकता है? मुझे डर लग रहा है। वो इस एतमाद से बात कर रही है जैसे घर उसका हो। मुझे तो दहशत हो रही है, तुम फ़ौरन आ जाओ। परेशान मत हो, वो इतनी ख़तरनाक नहीं है। इसका इलाज चल रहा है, बस तुम चुप रहो, अपनी तरफ से कोई खबर मत देना। खबर? रुकैया फुसफुसाई। मेरा मतलब है कुछ ना बोलना, वो जो करती है करने दो, मैं सब संभाल लूँगा। रुकैया ने फ़ोन रखकर बंद कमरे की तरफ देखा, जिससे अंग्रेजी गाने की मध्यम आवाज़ आ रही थी। उसने बेटे को उठा कमरे में ले जाकर पलंग पर सुलाया और घड़ी की तरफ देखकर बड़बड़ाई, मुझे खाना पकाना है। यहाँ तो पुलिस की मदद का मतलब है आ बैल मुझे मार। पड़ोसी तो जवान नहीं जानते, उनसे दुखड़ा क्या रोना, वो तो पहले से रंगे सियार हैं। अब शहाब जाने उसी की दोस्त की बहन है। मैं किसी चक्कर में पड़ने वाली नहीं हूँ। कमरे में ताला लगाकर तब किचन में जाऊँ, वरना पागल ने कहीं बच्चे को। उफ़ मेरे खुदा, बैठे बैठाए किस मुसीबत में फंस गए हम। कहती हुई रुकैया किचन की तरफ बढ़ी। आप खाना पका रही हैं? सादिया ने कंधे पर झूलते दुपट्टे को ठीक करते हुए पूछा। बच्चों का स्कूल से आने का वक्त हो रहा है, रुकैया ने रुखाई से कहा। कुछ मदद करूं? सादिया ने आगे बढ़ बिजली की केतली का बटन दबाया और कॉफ़ी बनाने की तैयारी करने लगी। कहाँ से पागल लगती है, रुकैया ने सादिया को गौर से देखते हुए दिल ही दिल में कहा। आपा, आपके शौहर यानी हमारे नंदोई साहब करते क्या हैं?
सादिया ने प्याला उसकी तरफ बढ़ाया और वहीं स्टूल खींचकर बैठ गई। कौन साहब? वो ये सऊदी में है, अमेरिकन फर्म में। आप कब आई यहाँ? बरकत ने मुझे नहीं बताया, सादिया ने कॉफ़ी सिप करते हुए कहा। हम तो पिछले 10 सालों से हैं यहाँ, रुकैया हंस पड़ी। अच्छा, मुझे तो सिर्फ 3 महीने हुए हैं, वो भी शादी के बाद रही थी। फिर बरकत को अमेरिका जाना पड़ा था, इसलिए मुझे हिंदुस्तान लौटना पड़ा। अब दोबारा आई हूँ। आना तो 2 माह बाद था, मगर घर सजाने की धुन में जल्दी लौट आई। आखिर तक आते आते सादिया कहकहा मार कर हंस पड़ी। कौन सा घर? रुकैया ने कनखियों से इस तरह उसको ताका जैसे कहना चाह रही हो बहको मत। यही घर, और कौन सा। अब आप मौजूद हैं तो फिर मुझे आप राय भी देंगी और हाथ भी बटाएंगी। क्यों नहीं? रुकैया ने गहरी नज़रों से घूरा। दरवाजे की घंटी बज उठी। रुकैया ने जाकर दरवाज़ा खोला। नायला, फ़ायज़ा दोनों लड़कियां बस्ता उठाए खड़ी थीं। तभी फ़ोन की घंटी बजी। सादिया ने फ़ोन उठाया। हेलो सादिया, कैसी हो? सफ़र में कोई परेशानी तो नहीं हुई? बरकत, कहाँ से बोल रहे हो? तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? खुशी से उबलते स्वर में कई सवाल थे। दिल्ली फ़ोन किया था। कब तक रुकना है? सारा मज़ाक किरकिरा हो गया। मैं तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहती थी, मगर मिल गया मुझे। ये तुम्हारे मेहमान कब तक जाएंगे? मैंने तुमसे कहा था कि 4 माह अमेरिका में हूँ। उसी बीच मेरे दोस्त ने कहा कि उसका फ्लैट फिर से सज रहा है। मैंने कह दिया कि मेरे घर शिफ्ट हो जाओ, खाली पड़ा है। अच्छा, अब क्या प्रोग्राम है? अब आई हूँ तो हफ्ता भर रुकूंगी। एकाएक लौटना भी तो ठीक नहीं है, घर में सब परेशान होंगे। वैसे अम्मी अब्बू मना कर रहे थे, मगर मुझे जुनून सवार था। सादिया की आवाज़ में सुस्ती उतर आई। तुम्हें अमेरिका बुला लेता, मगर यहाँ ट्रेनिंग में हूँ। सुनो, तुम लौट जाओ, वरना मेरे बिना वो घर तुम्हें काटने को दौड़ेगा। मैं भी बेकरार हो रहा हूँ, और ट्रेनिंग गई जहन्नुम में। कितने प्यारे दिन थे, प्यार में भीगे। बरकत प्लीज़, तुमने मुझे उदास कर दिया। इतना सामान साथ लाई थी कि घर सजाऊंगी, और मेरे बगैर अकेले घर सजाओगी? वो घर मेरा भी तो है डार्लिंग। मेरा इंतज़ार नहीं करोगी? बिल्कुल। अब मुझे लौटने में ही अपनी बेहतरी लग रही है। देखती हूँ कब की फ़्लाइट है। कल जाना चाहो तो कल जा सकती हो, वरना आज रात ब्रिटिश एयरवेज़ की है, उसी से निकल जाओ। कहाँ बच्चों की भीड़ में रहोगी, आराम भी नहीं मिलेगा। ठीक है, मैं बुक करवाती हूँ। मैं यहीं ऑफिस में बात करके सारा इंतज़ाम करवाता हूँ, फिर फ़ोन करूँगा। ठीक है, बुझे लहजे से सादिया ने कहा और फ़ोन रख दिया। उसको अपने बचपने पर गुस्सा आ रहा था। किसी ने ठीक ही कहा है, शौहर की बात ना मानने का नतीजा सिवाय दुख के और कुछ नहीं होता। मेज़ पर खाना लग गया था। बच्चियां हाथ धोकर खाने बैठ चुकी थीं। रुकैया ने सादिया को खाना खाने के लिए बुलाया। बुझी बुझी सी सादिया मेज़ पर आकर बैठ गई। किसका फ़ोन था? रुकैया ने अपनापन दिखाया। बरकत का, मुझे वापस जाना होगा। फीकी मुस्कान के साथ सादिया ने प्लेट में कोरमा निकाला। ऐसी क्या जल्दी है? 1-2 दिन ठहर जाती, मेरा भी दिल बहल जाता। वैसे सब ठीक ठाक तो है ना? ऐसी कोई बात नहीं है, सब खैरियत है। सादिया ने लुकमा तोड़ा। सब खामोशी से खाना खाते रहे। खाने के बीच में सादिया और रुकैया की आंखें मिलती तो दोनों मुस्कुरा देती, मगर दोनों की आंखें अलग अलग ज़बान बोल रही थीं। बच्चियां दोनों को बारी बारी देखकर खाना खा रही थीं। फ़ोन घनघना उठा। सादिया के उठने से पहले ही रुकैया उठी और सोफे पर बैठकर फ़ोन सुनने लगी। सादिया के चेहरे पर हल्की बेचैनी उभरी। फिर वो मुस्कुरा कर बोली, आप लोग अपने नाम बताएंगी? नायला, फ़ायज़ा। लाल रिबन वाली ने अपनी और बहन की ओर इशारा किया। ये सेकंड में है और मैं 3rd स्टैंडर्ड में हूँ, पीले रिबन ने बताया। बच्चे के रोने की आवाज़ आई। रुकैया फ़ोन पर हाँ, हूँ, जी के अलावा कुछ बोल नहीं पा रही थी। सादिया मेज़ पर ही उठकर कमरे में गई और रोते बच्चों को गोद में उठाकर बहलाने लगी। मेज़ पर एक बड़ी सी तस्वीर रखी थी। रुकैया दुल्हन बनी है और साथ में दूल्हा। सादिया उछल पड़ी। इतनी शक्ल मिल सकती है किसी की? ये बरकत है, बिल्कुल बरकत। दीवारों पर लगी तस्वीरों में बरकत और बच्चे। सादिया को चक्कर सा आ गया। वो बच्चे को गोद में उठाए बिस्तर पर बैठ गई। रुकैया कमरे में दाखिल हुई। उसके दिमाग में शहाब के कहे अल्फाज गूंज रहे थे कि ये औरत बीमार है, इस पर कभी भी दौरा पड़ सकता है। उस हालत में वो दूसरों की चीज़ को अपना बताने लगती है, रोती है, चीखती है। अगर ऐसा हो तो परेशान मत होना, मैं उसके टिकट का इंतज़ाम कर रहा हूँ।
रात तक जहाज़ पर बिठा दूंगा। बस चंद घंटे सब्र से काम लो। उसने सादिया को चकराया बैठा देखकर बच्चे को गोद में ले लिया। आप ठीक तो हैं? मुझे? सादिया की आंखों में उलझन थी। वो चुपचाप उठकर अपने कमरे में चली गई। अपनी शादी की तस्वीर को ड्रेसिंग टेबल से उठाकर देखने लगी। वही माथा, वही होंठ, वही गाल, वही मुस्कुराहट। आंखें कैसे झूठ बोल सकती हैं? दिल भी तो गवाही दे रहा है कि। सादिया की आंखें बरस पड़ीं। दिल ने जाले साफ करने शुरू कर दिए और उसे यकीन हो गया कि बरकत की ये दूसरी शादी है। उसने रुकैया को अंधेरे में रखा है। आइए, चाय तैयार है। रुकैया की हल्की थपकी दरवाजे पर पड़ी। दरवाज़ा खुला है, अंदर आ जाइए, सादिया ने आंसू पोंछते हुए कहा। क्या बात है? बस कुछ याद आ गया। यह मेरी शादी की तस्वीर है, मैं और बरकत। ये तो शाहाब की कार्बन कॉपी है, रुकैया के मुंह से निकला। मुझे तो लगता है कि हम दोनों के ख्वाब की तल्ख हकीकत एक है। यानी कि? ऐसा कैसे हो सकता है? हो चुका है, सब कुछ गुजर गया है। दोनों औरतें पास पास बैठ गईं। रुकैया का चेहरा पीला पड़ गया था, आंखें फटी की फटी सी रह गईं। दोनों को बात समझ में आ गई कि एक आदमी ने 2 शादियां की और दोनों को ही इसका इल्म नहीं। पहली से कहा दूसरी पागल है, दूसरी से कहा पहली ज़रूरतमंद है और दोनों ही उसके दोस्त की बहन या बीवी हैं। एक मायके जाएगी तो दूसरी आएगी, दूसरी जाएगी तो पहली आएगी। 2 कश्तियों पर सवार रात दिन का ये सफ़र बड़े आराम से गुजर जाएगा। इस वक्त कौन आया? दरवाजे की घंटी सुन रुकैया बड़बड़ाई। मम्मी, ये आंटी के टिकट आए हैं। दरवाज़ा खोल बड़ी लड़की ने माँ से कहा। ठहरो, मैं आती हूँ। सादिया ने टिकट लाने वाले को गौर से देखा, फिर पूछा, किसने भेजे हैं? पता नहीं साहब, मैं तो। आप ऑफिस में रिंग कर लें। ठीक है, जाओ। सादिया ने लिफाफा खोला। रात की उड़ान से उसे जाना है। उसने रुकैया को देखा, जिसके चेहरे पर बेचारगी थी, आंखों में एक बेचैन आक्रोश का भाव। सादिया ने नज़रें झुका लीं। अब क्या करना चाहिए? आप चली जाएंगी? रुकैया के होंठ कांपे। समझ नहीं पा रही हूँ। भरी भरी आंखें सादिया ने उठाईं। दोनों डबल बेड के दोनों तरफ बैठी थीं। रुकैया ने सादिया का चेहरा देखा, फिर शादी की तस्वीर को गौर से देखा। 6 माह पहले बेटे की पैदाइश के बाद जब वो सऊदी लौटी थी, उस वक्त सामान रखते हुए दूसरे बेडरूम को बंद पाकर उसने पूछा था, जिसके जवाब में शाहाब ने कहा था कि उसके किसी दोस्त का कीमती सामान उसमें बंद है, कुंजी उसी के पास है। चूँकि ट्रांसफ़र हुआ है, इसलिए कनाडा में जब तक मुनासिब घर नहीं मिलता तब तक ये कमरा उसी के सामान से लदा रहेगा। सुनकर रुकैया चुप रह गई थी। घर बड़ा था, कमरे 4 थे, एक बंद भी है तो कोई ख़ास तकलीफ़ उसे नहीं थी। एकाएक उसकी सांस तेज़ी से चलने लगी। उसने सादिया के मासूम चेहरे और फूली आँख को देखा। मैं इन्हें छोड़ नहीं सकती हूँ। मत छोड़िए, मैं छोड़ दूँगी। गाल पर बहे आए आंसू सादिया ने पोंछे। मेरी कोई गलती नहीं है, मेरे 3 बच्चे हैं, 2 लड़कियां हैं, मेरी मजबूरी है। समझती हूँ। फिर मुझे सोचने का मौका दीजिए। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि ये फरेब आपने नहीं, बरकत ने मेरे साथ किया है। शहाब ने? रुकैया की बड़ी बड़ी आंखें पानी से तर हो गईं। शायद कोई और नाम भी हो, सिर्फ शहाब ही क्यों? दोनों चुप हो गईं। सादिया बरकत के टूटे मुजस्मे से उड़ी धूल से पूरी तरह निकल नहीं पाई थी। बेगाना मुल्क, बेगानी औरत और बेगाने मर्द का असली चेहरा, या फिर अपने मर्द का नामर्द चेहरा। घर फ़ोन करे, डैडी मम्मी को बुलाए, उनकी बदनामी, सदमा, उसका सब मजाक उड़ाएंगे। फिर वो क्या करे? उसने कनपट्टी के पास सर उंगलियों से दबाया। वो रुकैया के सामने रोना नहीं चाहती थी। हो सकता है शहाब और बरकत 2 अलग अलग इंसान हों, हम शक्ल, हम। रुकैया बुदबुदाई। ये भी हो सकता है कि एक इंसान के 2 चेहरे हों। मैं फ़ोन करती हूँ शहाब को, आप उनकी आवाज़ पहचान लें। रुकैया ने सच्चाई से भागने के डर से सबूत की तलाश शुरू कर दी। उससे तो अच्छा है उसके ऑफिस जाकर मैं खुद उससे मिलाऊं, सारे शक दूर हो सकते हैं। वरना 2 लोगों की शक्ल अगर एक सी हो सकती है तो फिर आवाज़ में क्यों फ़र्क होगा? सादिया का जवाब सुन रुकैया ने लंबी सांस ली। कुछ देर गुमसुम बैठी रही, फिर सादिया को गौर से देखते हुए एकाएक बोली, आपके हाथ के ये कड़े मेरे हैं, मेरी फुफ्फी ने दिए थे। रुकैया के मुंह से निकला।
कड़े ही क्या, मेरा शौहर भी आपका ही मजाजी खुदा है। फीकी मुस्कान सादिया के चेहरे पर उभरी, आंखों में कटाक्ष भरी लहरें तड़पीं। कितना सोना चढ़ाया था? 100 तोले, अपमानित सी सादिया बोली। कराची जाते हुए उन्होंने मेरे सारे जेवर दूसरे सेफ में रखने को निकाले थे। सच्चे मोती और रूबी वाला सेट, पन्ने और हीरा जड़े कड़े सोने का लंबा पेट तक झूलता सतड़ा, चूहे दत्ती और सब कुछ आपका था, शायद ये लॉकेट भी। सादिया ने बदन में दौड़ते आक्रोश का मुंह दबाते हुए कहा, बिल्कुल, यह मेरी बड़ी बहन ने दिया था जो इस्लामाबाद से आई थी, मगर ख़ास तौर से रावलपिंडी जाकर उन्होंने ये लॉकेट ख़रीदा था। संभालिए अपनी अमानत। सादिया ने जेवर उतारने शुरू किए। मुझे गलत मत समझिए, पहने रहिए प्लीज़। मेरा अब रह क्या गया है, भारी आवाज़ से सादिया ने कहा। इस तरह तो मेरा भी कुछ नहीं बचा। ये सारे जेवर वापस करने के साथ क्या आप अपना शौहर भी इतनी आसानी से मुझे वापस कर देंगी? पता नहीं ये जेवर आपके हैं या मेरे। शौहर दरअसल आपके हैं या मेरे। सच सिर्फ इतना है कि वो 3 बच्चों के बाप हैं। उन्होंने मुझे अंधेरे में रखा, मेरे माँ बाप की शराफत का नाजायज़ फ़ायदा उठाया और मैं क्या कहूँ, उन्होंने मेरे बच्चों का मुस्तकबिल तारीक बनाया। मेरी मर्ज़ी और मुझे बिना बताए उन्होंने शादी की। उन्हें दूसरी शादी की ज़रूरत क्यों पड़ी, जबकि ना मैं पागल हूँ, ना बांझ हूँ, ना जेल गई हूँ, ना घर से शहर से सालों गायब रही, या मैं बीबी के फ़राइज़ नहीं पूरे कर पाई, उनकी देख रेख में कमी नहीं की, फिर भी मुझे ये दिन देखना पड़ा। आखिर अब इस हालत में क्या करूँ मैं? रुकैया का सारा बदन काँप रहा था। हम दोनों क्या करें? खला में घूरती सादिया बोली। मैं अभी आई। बच्चे की रोने की आवाज़ सुनकर रुकैया उठी और कमरे से बाहर निकल गई। भरे पानी के बादलों पर सवार सादिया तकिया पर सर रख सावन भादों की तरह बरस पड़ी। उसे डैडी पर गुस्सा था कि उन्होंने अम्मी की बात मान एम्बेसी के जरिए बरकत के बारे में सारी मालूमात क्यों नहीं की थी। रुकैया ने रोते बच्चे को उठाकर सीने से लगाया और उसका माथा चूमा। फिर जाने कैसा दर्द कलेजे में उठा और वो फूट फूट कर रोने लगी। उसको अपना सारा भविष्य अंधेरे में डूबता नजर आया। तलाक, 3 बच्चे और माँ बाप के सहारे पूरी ज़िंदगी गुजारने की जद्दोजहद ने उसे सर से पैर तक लर्जा दिया। शौहर की बेवफाई से ज़्यादा उसको दूसरे सवाल परेशान कर रहे थे। सादिया जवान है, खूबसूरत है, बेहद पढ़ी लिखी है, उसे शाहब किसी कीमत पर नहीं छोड़ेगा। अम्मी, हमें भूख लगी है, नायला ने कमरे में घुसते हुए कहा। अम्मी, अम्मी आप रो क्यों रही हैं? उसी के पीछे फ़ायज़ा ने आकर पूछा। सर में बहुत दर्द है, रुकैया ने दोनों के गालों को सहलाया। फ़ोन की घंटी बज उठी। घर में 3 नंबर हैं, एक खाने की मेज़ के पास, दूसरा बेडरूम में। उन दोनों के कनेक्शन किचन में है, मगर नया नंबर सिर्फ सादिया के कमरे में है। सादिया फ़ोन नहीं उठा रही है। उसे हकीकत झेलने की हिम्मत नहीं है। वो बरकत से क्या कहेगी? ऑफिस जाकर भी क्या हासिल कर लेगी? अपना हक, वो हक जिससे बंधी पहले से एक औरत और उसके 3 बच्चे मौजूद हैं, जिसने पूरे 10 साल तक इस मर्द से मोहब्बत करते हुए गुजार दिए। उसके आगे मेरे ये 5 महीने। रुकैया ने सो गए बेटे को बेबी कॉट में लिटाया और किचन की तरफ बढ़ी। बेटियों के लिए दूध के साथ फल काटते हुए सोच रही थी कि यहाँ किससे शाहब का रोना रोया जाए। यहाँ तो सब हमाम में नंगे हैं। जंगल का कानून है, किसी की 3 तो किसी की 4 बीवियाँ और लातात बच्चे हैं। उन्हें 4 बीवियाँ रखने की इजाज़त किन हालात और शर्तों पर दी गई है, उसका उन्हें इल्म नहीं है। मर्दों को कोई सुधार पाया है जो मैं मर्दों के बनाए रिवाजों के बीच अपना हक मांगने जाऊंगी? पाकिस्तानी कोर्ट शाहब को कोई सज़ा नहीं देगा, बल्कि मुझे ही कायल किया जाएगा और मैं उनसे बहस नहीं कर पाऊंगी कि जो कुछ साहब ने किया वो दरअसल शरीयत और सुन्ना के खिलाफ है। हेलो। सादिया लगातार बजती घंटी से तंग आकर उठी। कहाँ चली गई थी? टिकट मिल गया ना? कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? बरकत की आवाज़ में घबराहट की मध्यम आहट थी। सदिया ने खामोशी से फ़ोन रख दिया। गुसल खाने में जाकर उसने मुंह पर छींटे मारे और तौलिया से मुंह पोंछा। इन 10 सालों में इन दोनों ने अपने को कदम कदम पर बांटा होगा, कभी मर्द औरत होकर, कभी पति पत्नी बनकर, तो कभी माँ बाप बनकर। फिर बरकत के पास मेरे लिए बचा क्या होगा? जो बच गया है वो सिर्फ तलछट है, शहवत है, ऊब है, नया कुछ पाने की चाह है,
एक सादी जिंदगी के इत्मीनान भरे सन्नाटे में हलचल लाने की तमन्ना भर है। वो मर्द को सुख देने का एक जरिया भर है। नहीं नहीं, मैं अब इतनी बेइज्जती नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगी। कभी नहीं। मैं वापस जाऊंगी, फिर कभी ना लौटने के लिए। मैंने घर चाहा था, शौहर चाहा था, मगर यहाँ तो कुछ भी अपना नहीं है। ये क्या? रुकैया ने दरवाज़ा खोलकर कमरे में दाखिल होते हुए कहा। जाना है तो सामान बांधना होगा। सादिया का लहजा उखड़ गया था। जाकर क्या करोगी? अपनी किस्मत को रोऊंगी और क्या करूंगी भला। हम आपस में ना लड़ें तो बेहतर है, रुकैया ने नरमी से कहा। क्या मतलब? मैं? सादिया ने हाथ का कपड़ा अटैची पर फेंका और रुंधे गले से पूछा। मैं आपसे बड़ी हूँ, शायद 15 या फिर 10 साल। मैं आपसे ज़्यादा मर्द की कमज़ोरी और मजबूती को जानती हूँ। इस वक्त हम दोनों ही नॉर्मल नहीं हैं, दिमागी और जज्बाती सदमे से गुजर रहे हैं। सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी करना ठीक नहीं है। आप चाहती क्या हैं? सादिया ने बेबसी से पूछा। हम एक दूसरे के खिलाफ न खड़े होकर एक दूसरे के साथ खड़े हो सकते हैं। तब हम एक अकेले नहीं हैं, बल्कि गिनती में 11 होंगे। अपनी ज़िंदगी की उलझन को एक दूसरे की मदद से सुलझा लेंगे। वरना सच, मुझे आपसे कतई कोई शिकायत नहीं है, यकीन कीजिए। रुकैया ने करीब जाकर सादिया के कंधे पर हाथ रखा। आपका मतलब है कि हम एक ही छत के नीचे साथ साथ रहें और एक ही मर्द को आपस में बांट लें? सादिया की सांस तेज हो गई। नहीं, हरगिज़ नहीं। मोहब्बत तो एक से होती है, घर एक के साथ ही बसता है और जोड़ा भी दो का एक होता है। तजुर्बा चाहे कितनों से कर लिया जाए। तो क्या मैं एक तजुर्बा हूँ? सादिया का पारा चढ़ने लगा था। बिल्कुल नहीं, आप उनकी शरीके हयात हैं, जैसे मैं। मेरा इशारा? यानी कि आप चूंकि 3 बच्चों की माँ हैं, इसलिए आपसे की गई शादी की मियाद देख मैं चुपचाप आपकी सौत बन आपके शौहर को माफ़ कर दूं। यही चाहती हैं ना आप? सिर्फ मैं ही नहीं, बल्कि अब तो आप भी उनकी माँ हैं, चाहे छोटी माँ या फिर सौतेली माँ। उससे आप इनकार नहीं कर सकती हैं, उसी तरह जैसे आप मेरे शौहर की दूसरी बीवी और मेरी सौत। प्लीज़ मुझे इतने गलीज रिश्तों में न बांधें। मैं किसी की सौत नहीं हूँ, मैं किसी की सौतेली माँ नहीं हूँ। मैं मिसेज़ बरकत हूँ, सिर्फ मिसेज़ बरकत। मुंह छुपाकर सादिया फपक पड़ी। मगर बरकत का दूसरा नाम शहाब है। आपके शौहर की पहली शादी मेरे साथ हो चुकी है। इस हकीकत से आप भाग नहीं सकती हैं। उससे मुकाबला कीजिए, बस इतना ही मैं आपसे चाहती हूँ। आप मुझसे इतनी हमदर्दी क्यों जता रही हैं? आपको मेरी बेइज्जती करने का कोई हक नहीं है। इतना कहती हुई सादिया बेहोश सी बिस्तर पर बैठ गई। रुकैया ने अपने होंठ काटे, पानी का गिलास लाकर सादिया को दिया। तभी फ़ोन की घंटी बज उठी। रुकैया ने सादिया को देखा। उसने आंखें खोलीं, फिर बंद कर लीं। रुकैया ने सादिया के बालों को प्यार से समेटा और फ़ोन उठाकर भर्राई आवाज़ में बहुत हल्के से कहा, हेलो सादिया, मैं कई बार फ़ोन कर चुका हूँ। सुनो, मैं अगले हफ्ते दिल्ली तुमसे मिलने आ रहा हूँ। सारी शिकायत दूर कर दूँगा। फ़िलहाल मेरी दोस्ती का मामला है, बुरा ना मानना। मेरी दोस्त की बीवी रुकैया तुम्हें ठीक लगी होगी। बहुत सीधे शरीफ लोग हैं। और हाँ सुनो, शॉपिंग करना चाहो तो मैं डॉलर्स का इंतज़ाम कर देता हूँ। घर से निकलो, खुश खुश होकर दिल्ली लौटो। कहाँ घर में बोर हो रही हो? तुम कुछ बोलती क्यों नहीं हो? हूँ हाँ कर रही हो। हेलो सादिया, नींद में हो क्या? नहीं, मैं पूरे होश में हूँ, रुकैया ने कहा। सादिया? मैं सादिया नहीं, रुकैया बोल रही हूँ। आप शायद शहाब नहीं, बरकत बोल रहे हैं। आप 10 मिनट बाद फ़ोन करें, तब तक आपकी बेगम नहाकर निकल आएंगी। इतना कहकर रुकैया ने फ़ोन रख दिया। उसके चेहरे पर तमतमाहट थी, कुछ कर गुजरने की बिलबिलाहट थी। तो आखिर राज फाश हो ही गया। हाथ में रिसीवर उठाए बरकत जम सा गया। उसके दिमाग में घंटी नहीं, सीटी सी बजने लगी थी। इतने एहतियात के बावजूद वो पकड़ा गया, मगर दूसरे ही लम्हे वो अकड़ गया। आखिर वो पकड़ा कैसे गया? क्या बेकार की बातें सोच रहा है? कुछ नहीं हुआ तो फिर रुकैया के लहजे में इतनी तुर्शी क्यों थी? बरकत ने अपने बाल मुख्तलिफ सवालों के साथ नोचने शुरू कर दिए। उसको दिन में तारे टूटते नजर आने लगे थे। रुकैया ने किचन में जाकर गर्म चॉकलेट बनाई और उल्टे पैर सादिया के कमरे में लौटी। उसके दिल में अब सादिया के लिए ममता थी, जिसने उसके अंदर के डर को सोख लिया था और उसके गम के दरख्त को अलबत्ता जड़ से हिला डाला था।
दर्द की महीन चिंगारियां सीने में शाखाओं की तरह फैल चुकी थीं, जिसने दिमाग में तनाव को छांट दिया था। वहां समझदारी से भरी एक चांदी की सुरंग पगडंडी बन उसे रास्ता दिखा रही थी। उठो, बच्चों की तरह नखरे नहीं करते। नायला, फायजा से तो बड़ी हो ना। प्यार की झिड़की सुन सादिया इस स्थिति में भी मुस्कुरा पड़ी और उठकर उसने प्याली पकड़ी और घूंट भरा। कितने भाई बहन हैं? एक बहन और भाई, दोनों मुझसे छोटे हैं। तुम्हारे अब्बू क्या करते हैं? डैडी एमपी हैं, चुनाव में खड़े होने वाले हैं। मेरी दो बहनें हैं, दोनों मुझसे बड़ी हैं। अब्बू अम्मी कराची में रहते हैं, भाई कोई नहीं है। अब्बू का बिजनेस है, उसी बिजनेस के चलते शहाब से मेरी मुलाकात हुई और हमारी शादी तय हो गई। अब्बू सऊदी से कराची लौट गए, उन्हें वहाँ तिजारत में नुकसान हुआ था। वैसे हम लोग यूपी के हैं। अम्मी अब्बू का घर बाराबंकी में है। कुछ रिश्तेदारों के खत भी उनके पास कभी कभी आते हैं। उन्हें शहाब की इस नई खूबी का इल्म नहीं था। वो शहाब को दुनिया का सबसे नेक इंसान समझते हैं, मगर फरिश्ते को शैतान बनते देर नहीं लगती। वो कभी भी इबादत से मुकर सकता है। अम्मी हमारी शादी से खुश नहीं थीं, उन्हें शक सा था। डैडी अलबत्ता मेरे आराम का सोचकर इतनी दूर मुझे भेजने को राजी हो गए थे। मुझे बरकत की शक्ल और तनख्वाह दोनों पसंद आई थी। अंग्रेजी अदब पढ़ने के चलते यूरोप घूमने का लालच नहीं छोड़ पाई थी। खुश थी, बहुत खुश। सादिया की आंखों में पुरानी यादों ने चमक ला दी, उसी के साथ चंद कतरे पानी के भी। शहाब बुरा शौहर नहीं है, ना मेरे लिए ना तुम्हारे लिए। समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? नहीं, वो औरत को बुनियादी खुशी दे सकता है। बिस्तर पर राहत, घर में आरामदेह ज़िंदगी, पर्स में खर्च के लिए पैसे, बुढ़ापे की लाठी की शक्ल में औलादें। मगर औरत को अपने को अकेला देने के हक़ में नहीं है। उसकी वफादारी का पैमाना हमसे अलग है। हमको अब तय करना होगा कि हम आधा शौहर भी लें या वो भी नहीं, मोहब्बत निभाएं या इंसानियत, मज़हब को मानें या बेईमानी को नकारें। अब सारे फैसले हमें करने हैं, जो मुश्किल तो हैं मगर नामुमकिन नहीं। रुकैया ने इतना कहकर सादिया का हाथ अपने हाथों में ले लिया। मैंने न तो कभी अपने खिलौने बांटे, न कभी अपना हिस्सा दूसरे को दिया, सादिया ने धीमे से कहा। अगर पूरा शौहर लेना भी चाहोगी तो कैसे हासिल करोगी? पता नहीं। मैं तुम्हें पूरा शौहर लौटाना भी चाहूँ तो लौटा नहीं सकती। मेरे वजूद के ये हिस्से हमेशा शहाब के साथ जुड़े रहेंगे। जानती हूँ, आप लोग पूरे 5 हैं। बंध गई 5 उंगलियाँ तो मुट्ठी, खुल गई तो पंजा। हर उंगली अलग रहकर भी एक है। और मैं न हथेली बन सकती हूँ न कलाई, बल्कि हथेली पे रखी बाहर से लाई कोई चीज़ जैसी मेरी हैसियत होगी। ये मैं महसूस कर रही हूँ, जो मुझे मंजूर ना होगा। फिर करोगी क्या? रुकैया ने तड़प कर पूछा। अपने साथ हुए धोखे की अदालत से तलाक ले हर्जाना भी पा सकती हूँ, मगर मेरा वो अछूतापन तो कोई नहीं लौटा सकता, न कोर्ट न शरीयत। मैं चाहूँ भी तो पहले की तरह कुंवारी तो नहीं बन सकती। हम दोनों के बीच लंबा फासला है। मैं तुम में शहाब का भविष्य देख रही हूँ और तुम मुझ में बरकत का अतीत। न मैं उसे माफ़ कर सकती हूँ न तुम, मगर इस मौजूदा वक्त का क्या करें जिसमें हम फंसे खड़े हैं, जो हमारा वर्तमान है। जिस वर्तमान को आप समय और स्थिति समझ रही हैं, वो दरअसल मैं हूँ। क्योंकि भविष्य तो बच्चे हैं, इसलिए मुझे भविष्य और अतीत के बीच में से गैर हाजिर हो जाना चाहिए। उनमें ही हम सबका भला है। फिर तुम्हारा भविष्य एक दिन वर्तमान में खड़ा हो तुम्हारे अतीत की पड़ताल पर उतर आया और तुमको एक सितमज़दा औरत की शक्ल में, या फिदाकार की मूरत में, या फिर बुज़दिल और बेहौसला इंसान की शक्ल में देखने बैठ गया, जो न अपनी लड़ाई लड़ सका न दूसरों के लिए कोई राह दुरुस्त कर सका। तब तुम क्या करोगी? आप मुझसे चाहती क्या हैं? तुम खुद अपने हालात को जांचो और फैसला करो। अच्छे काम के लिए लड़ना और खून का बहाना बरहक है, वरना माफ़ी की भी गुंजाइश है, बशर्ते कि गलती करने वाला गुनाह से तौबा करे। मगर यहाँ ये काम गुनाह नहीं, एक सुन्नत है, जिसकी इजाज़त खुद दीन मज़हब ने दे रखी है। इस सवाल पर तुम क्या करोगी? कैसे अपने साथ किए गए जुल्म के खिलाफ इंसाफ मांगोगी? सादिया चुपचाप रुकैया को देखती रही। इतने ढेर सारे सवालों के जवाब उसके पास नहीं थे। उसने तो अभी पूरी तरह इस हादसे को कबूल भी नहीं किया था। एक डरावने ख्वाब की तरह उसे सब कुछ नज़र आ रहा था। रुकैया सादिया का हाथ सहलाती रही, फिर पास से उठते हुए बोली, दिल चाहे तो सो लो, दिमाग को आराम मिलेगा।
इत्मीनान रखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी लड़ाई मेरी लड़ाई है। मुझे गैर ना समझना। हमारी जात एक है, पहचान और नस्ल एक है, दुख और परेशानी भी शायद एक है। सादिया ने दिल ही दिल में कहा और आंखें बंद कर लीं। शाम ढलने लगी थी। शाहाब के घर आने का वक्त हो गया था। रुकैया घर समेटते हुए सोच रही थी कि शाहाब सादिया के जहाज उड़ने से पहले घर नहीं लौटेगा। फिर भी खाना पकाना है। बच्चे होमवर्क पर बैठ चुके हैं। थोड़ी देर बाद उनको भूख लगाएगी। बाहर अंधेरा था। खिड़की से आसमान पर उड़ता एक जहाज पीली रोशनी का मुरझल अंधेरे में फेंकता हुआ गुजरा। चावल धोते हुए रुकैया ने अपने से पूछा कि क्या सादिया सचमुच आज चली जाएगी। सादिया पलंग पर लेटी इसी उलझन में पड़ी थी कि वो क्या करे। सब कुछ दिल्ली जाकर माँ बाप को बताए या फिर बरकत को जी भर खरी खोटी सुनाए, जो एक तरफ शहाब बना एक जमी जमाई गृहस्थी के सारे सुख ले रहा है तो दूसरी तरफ बरकत बनकर एक प्रेमी का रोल अदा कर रहा है। ऐसी हालत में वो क्या करे। रुकैया भी जो कहना चाह रही है उसे सादिया थोड़ा बहुत समझ रही है, मगर सिर्फ सोचने से या फैसला कर लेने से तो लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती है। उसका तरीका, तरकीब, रास्ता भी तो मालूम होना चाहिए। सादिया फ़ोन की घंटी सुनकर पहले की तरह पड़ी रही, फिर कुछ सोच कर उठी और रिसीवर उठाकर बोली, हेलो सादिया। बरकत का स्वर सहज था। बरकत, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। सादिया फट पड़ी। क्या। बरकत इस बीच तूफान की तैयारी कर चुका था, सो भोलेपन से बोला, तुम्हारी बीवी मौजूद थी, बच्चे थे और इस तरह मुझे बर्बाद कर डाला। सादिया का गला रुंध गया। बच्चे तुम्हें भी दूंगा, वो सब कुछ दूंगा जो तुम्हें मिलना चाहिए। तुम्हें बर्बाद नहीं, आबाद करूंगा, मैं वायदा करता हूँ, प्यार से सराबोर स्वर में बरकत बोला। शट अप, आई हेट यू। तुमने मुझे धोखा दिया। सादिया गुस्से में बोली। उसके तन बदन से जैसे लाल चींटियों ने एक साथ डंक मारे हों। उसने फ़ोन पटक दिया। फ़ोन की घंटी बज उठी, बजती रही। तंग आकर सादिया ने फ़ोन उठाया। तुम्हें क्या धोखा दिया मैंने। वो मेरी पहली बीवी है, मेरा माजी। मैंने कभी तुम्हारे पास्ट के बारे में पूछा। तुम भी मेरे पास्ट को लेकर अपनी ज़िंदगी खराब मत करो। तुम झूठ बोलते रहे कि वो तुम्हारे दोस्त की बीवी है, इसलिए कि तुम्हें रंज नहीं पहुंचाना चाहता था। कुछ वर्षों बाद तुम्हें पता चलता भी तो तुम उसकी परवाह ना करती, क्योंकि मैं तुम्हें इतना प्यार और आराम देता कि तुम उसी में डूबी रहती। वक्त से पहले कुछ भी करना मुझे पसंद नहीं है। अगर मैं खुश ना रहना चाहूँ और तलाक लूँ तो मैं तुम्हें तलाक कभी नहीं दूंगा, क्योंकि तुम मेरी ज़रूरत हो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मगर इसका मतलब ये हरगिज़ मत लगाना कि मैं रुकैया को तलाक दूंगा। तुम दो नावों पर सवार होकर समर वाइफ विंटर बेटर हाफ में ज़िंदगी बांटकर जीना चाहते हो। अगर वो ज़िंदगी मुझे पसंद ना हो तो। देखो सादिया, तुम पढ़ी लिखी हो, बात को गैर ज़रूरी तरीके से बढ़ाओ मत। हर इंसान का एक पास्ट होता है, उसको कुरेदना बेवकूफ़ी है। मैं भी जीना चाहता हूँ। पेड़ मर नहीं जाते और पुरानी पत्तियाँ गिराकर, बल्कि उनमें हर मौसम में नए फल और पत्तियाँ आती हैं। क्या पेड़, पत्थर, बर्फ़, आसमान के पास दिल भी होता है। सादिया चटक गई। अब तुम जान ही गई हो तो बेहतर है। हम कहीं मिलते हैं, फ़ोन पर बातें कहाँ तक कर सकते हैं। ठीक है, मैं ऑफ़िस आती हूँ, कहकर सादिया ने फ़ोन रखना चाहा। ऑफ़िस नहीं, मैं घर के सामने पहुँच रहा हूँ। रुकैया खाना पका चुकी थी। अब वो थोड़ी देर टीवी देखना चाहती थी, ताकि इस बीच गुत्थी को सुलझाने का कोई रास्ता उसे दिख जाए। वतन से दूर यहाँ कोई मददगार नहीं था जो माँ बहन की तरह उसके सर पर हाथ रखता। तीनों बच्चे माँ के पास थे। सादिया तैयार होकर कमरे से निकलने लगी तो रुकैया ने उस पर सरसरी नज़र डाली। मैं जा रही हूँ। कहाँ। शहाब कहूँ या बरकत, उन्हीं से मिलने जा रही हूँ। सादिया चली गई। खिड़की से रुकैया ने झाँक कर देखा तो सड़क पार कर रही है, जहाँ पर शहाब अपनी गाड़ी लिए खड़ा था। रुबैया के होंठ काँपे और आंखें जलने सी लगीं। सादिया कार का दरवाज़ा खोलकर बैठी और कार हल्के से रेंगती आगे बढ़ गई। रुकैया बिल्कुल तन्हा रह गई। अजीब तरह की बेबसी उसके सारे बदन में फैलने लगी। दिल चाहा दहाड़ मार कर रोए। उसे शहाब के बारे में पहले भी कुछ खबरें मिली थीं कि वो अमेरिकन लड़कियों के साथ घूमता फिरता है, मगर ये तो शादी है। एक हिंदुस्तानी लड़की से सारे रस्म व रिवाज के साथ निकाह किया है। उसे वो ये कहकर रद्द नहीं कर सकती कि ये सब बेकार की बातें हैं, लोगों की तंग नज़री है जो औरत मर्द के रिश्तों में हमेशा गंदगी ढूंढते हैं।
बरकत और सादिया काफ़ी दूर तक खामोश रहे। सादिया बरकत को देखकर कमज़ोर पड़ने लगी, सारा गुस्सा काफूर होने लगा और दिल चाहा कि सब कुछ भूल भाल कर वो बरकत के कंधे पर सर रख दे। आखिर वो उसकी बीवी है, किसी दूसरे के लिए वो अपना शौहर क्यों खोए? शौहर बना रहेगा तो घर बना रहेगा, घर बना रहेगा तो माँ बाप की इज्जत बची रहेगी, उसका भविष्य सुरक्षित रहेगा। तलाक लेगी तो उसे दूसरी शादी करनी पड़ेगी। पता नहीं वो बरकत को भूल पाए या नहीं। बरकत ने अपनी पसंद की खुशबू लगा रखी थी। उसके दिमाग पर वो नशा छाने लगा। थोड़ी देर के लिए वो सब कुछ भूल कर पुरानी यादों में भटक गई। तुमने क्या सोचा? बरकत ने पूछा। आई लव यू। सादिया ने उसके हाथ पर बेअख्तियार अपना हाथ रख दिया। पहले तय कर लो कि मुझसे नफरत करती हो या प्यार। बरकत हंस पड़ा। उसकी आंखों में यकीन की चमक थी, जैसे उसे अपनी जीत पर यकीन हो। दोनों। सादिया वर्तमान में वापस आ गई थी। फिर फैसला नहीं कर पा रही हूँ, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। इसीलिए मेरी राय है तुम दिल्ली जाओ, मैं वहाँ पहुँच रहा हूँ। चाहो तो अलग से घर ले सकता हूँ, मगर ज़िंदगी का हिसाब यही रहेगा, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। जो मुझे मिला है वो मेरा हिस्सा है। मेरी बातें समझने की कोशिश करो। ये सऊदी अरब है, यहाँ बिना शौहर की इजाज़त के तुम ना यहाँ से जा सकती हो, ना ही दोबारा लौट सकती हो। जज्बात पर काबू पाओ। ना मैंने कुछ नया किया है, ना तुमने कुछ अनहोनी देखी है। यही हमारा समाज है, रिवाज है, ज़रूरत है। यानी औरत के एहसास, जज्बात, सोच, ख्वाब कोई अहमियत नहीं रखते? रखते हैं। उसको पूरा करने की जिम्मेदारी मुझ पर है। मैंने किसी तरह की कमी की है तुम्हारी देखभाल में? मैं ऐसी साझी ख्वाहिश और ख्वाब की चाहत नहीं रखती हूँ। पूरी दुनिया अपने को दूसरे के साथ साझा करती है। बाप अपनी शफकत को दो बेटियों में, बेटियाँ अपने एहतराम माँ बाप में, भाई बहन, बहन भाइयों में, एक ख़ानदान अनेक रिश्तेदारों में। अकेला यहाँ किसी का कुछ नहीं है। एक इंसान कई रिश्तों में बटा हुआ है। रुकैया आपको मेरे साथ बांटेगी? बांटेगी नहीं तो जाएगी कहाँ? दोनों के बीच फिर एक खामोशी छा गई। रोशनी से भरी सड़कें कार नापती रही। उसी के साथ सादिया को भी ये बात समझ में आने लगी थी कि पुराने कानून की सारी खाना पूरी बरकत ने कर रखी है। नए कानून की कोई किताब छपी नहीं है जिसमें सोच और जज्बात का बयान हो, नई औरत की ख्वाहिश और ख्याल की कदर हो। कल हो सकता है कि मैं रुकैया की जगह हूँ और सादिया की जगह कोई और नज़मा, शहला कोई भी हो सकती है। इतना सोचा मत करो सादिया, हम बिस्तर पर एक दूसरे के लिए मुकम्मल थे। तुमने मेरी तस्वीर देखी, मुझे पसंद किया, 2 माह हम साथ रहे। तुमने मुझ में कोई कमी देखी? तुम भी मुझे प्यार करती हो, फिर ये खूबसूरत रिश्ता बर्बाद मत करो। इसी में हम दोनों की भलाई है। रुकैया 2 माह बाद बच्चों के स्कूल बंद होने पर मायके चली जाएगी। फिर तुम आना, अपनी जन्नत में मेरे साथ रहना। ये सब जिस आसानी से तुम कह रहे हो, उस आसानी से मैं अंजाम नहीं दे पाऊंगी। पता नहीं क्यों मेरे पैर पीछे की तरफ मुझे ले जा रहे हैं। क्यों भला? एक औरत होकर दूसरी औरत के साथ एक अपनापे का रिश्ता नहीं निभा सकती? फिर ये ह्यूमन राइट्स के? तुम क्या मेरे बॉयफ्रेंड के साथ एक कमरे में रहना पसंद कर पाओगे? क्या मैं 2 शादियां कर सकती हूँ? तुम पढ़ी लिखी लड़कियों में सारी खूबियों के बावजूद यही बहुत बड़ी कमी होती है कि एक तरफ जितनी खुली होती हैं, दूसरी तरफ उतनी ही तंग नज़र। नहीं जानती कि मर्द औरत अपनी ज़रूरत, मिजाज और सोच में कितने अलग अलग होते हैं। औरत एक से मुतमईन हो सकती है, मगर मर्द नहीं। कुछ मर्द आदतों में औरत और कुछ औरतें खसलत में मर्द होती हैं। समझ लो मैं मर्द हूँ, गैरतदार, हाकिमाना तेवर और खुदगर्ज, जो अपने शौहर को किसी और के साथ देखना बर्दाश्त नहीं कर सकती है और 3 बार तलाक 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 कह सकती है। ना ये शरीयत है, ना ही इंडियन पेनल कोड और ना ही किसी मुल्क में राइज कानून। ये सब फितूर है, लिबरेटेड औरतों के एबनॉर्मल बर्ताव का। तुम उनकी नकल मत करो। जानती हो मुझे कुछ चीज़ें पसंद नहीं हैं। मुझे घर छोड़ दो, रिपोर्टिंग टाइम में बस 2 घंटे बचे हैं, अभी सामान भी बांधना है। फिर मैं आता हूँ, बड़े प्यार से बरकत ने कहा और कार मोड़ दी। तुम्हारा असली नाम क्या है, बरकत या शहाब? शहाब प्रोफेशनल नाम है जिसमें डिग्रियां हैं। बरकत मेरा घर का नाम है जो मेरी माँ ने मुझे दिया था, क्योंकि मेरे पैदा होने के बाद अब्बा की तरक्की हुई थी। सादिया जब घर में घुसी तो रुकैया की जान में जान आई। उसने टटोलती नज़र से उसका चेहरा पढ़ना चाहा, मगर नाकाम रही। बच्चे सो चुके थे, घर में सन्नाटा था। रुकैया ने कॉफ़ी बनाई और ट्रे लेकर कमरे में दाखिल हुई।
सादिया अटैची बंद कर चुकी थी, कपड़े बदलने जा रही थी। रुकैया को देख पलटी और बिस्तर पर आन बैठी। जाने की तैयारी कर ली? चारा भी क्या है, हम आमने सामने बैठकर बात तो कर सकते हैं, उसी से कोई हल निकलेगा। बरकत हम दोनों को तलाक नहीं देगा, वो कह चुका है। हम दोनों तो उसे तलाक दे सकते हैं। क्या? चौंक पड़ी सादिया। हाँ, वो अधिकार हम औरतों को भी मिला हुआ है। ये बात अलग है कि उसका फ़ायदा सिर्फ मर्द उठाते हैं। ये आप कर पाएंगी? सादिया ने ताज्जुब से पूछा। जब तक नहीं जानती थी सब कुछ अपना लगता था, अब टूटा है तो सब कुछ बेगाना लग रहा है। शायद यही एक राह मेरे पास भी बची है। हैरत भरी नज़रों से सादिया ने रुकैया को देखते हुए मन ही मन कहा। तलाक देकर शहाब की आधी आधी जायदाद हम बांट कर अपनी बेइज्जती का सबक उसे सिखा सकते हैं। दौलत है, उसी पर तो सारी इतराहट है। फिर तो बचेगी सिर्फ तनख्वाह और जमा होगी बूंद बूंद जमा पूंजी। भूल जाएंगे मियाँ तीसरा इश्क और शादी। रुकैया के चेहरे पर पहली बार नफरत देखी सादिया ने। उसे कुछ राहत महसूस हुई। हवाई अड्डे के लिए जब सादिया घर से बाहर निकली तो उसका दिल डूब रहा था। जितनी खुश वो आई उतनी ही उदास वो लौट रही थी। जिस घर को संवारने आई थी वही उजड़ चुका था। जाते जाते उसने रुकैया को लिपटाया और धीरे से बच्चों के गालों को चूमा। अंदर कुछ उबल रहा था, बाहर आने को बेचैन था। उसने एक बड़ा घूंट भरा। सुल्तान और सफ़िया ने जो बेटी का उदास चेहरा देखा तो समझे कि तन्हाई से घबरा कर लौट आई है। दोस्तों को इतला मिल गई थी। उनके फ़ोन आने पर वो नौकर से कहला देती कि वो बाहर गई हुई है। रोज़ बरोज़ गाढ़ी होती उदासी देखकर सफ़िया का माथा ठनका। ऐसी चंचल और सैर तफरीह को पसंद करने वाली लड़की सारे सारे दिन मुंह लपेट कर लेटी रहे, ये भी तो नहीं हो सकता। आखिर एक दिन बेटी के सिरहाने जा बैठी और तरकीबों से दिल की बात उगलवाने में कामयाब हुई। अम्मी, बरकत की एक बीवी और है और 3 बच्चे। यानी कि? जमकर रह गई सफ़िया। बेटी को दिलासा देना तो दूर, सर पर हाथ रखना भूल गईं। सुल्तान साहब ने सुना तो चिराग पा हो गए। दूसरे दिन सीधे बाराबंकी जाने की तैयारी कर ली। वहाँ पहुंचकर पता चला ये तो बरकतुल्लाह का घर नहीं है, बल्कि उसके दोस्त माजिद का घर है जो शारजाह में है। सभी बातें सुल्तान को समझ में आ गईं। साफ़िया की बातें उन्हें सारे रास्ते याद आती रहीं। डैडी, मैं वापस नहीं जाऊंगी, मुझे मजबूर मत करिए। ठीक है, रो मत। मैंने सऊदी अरब के राजदूत से बात की है। वकील ने कहा है कि तलाक के कागजात कल तक तैयार हो जाएंगे। मुझे मेहर भी नहीं चाहिए, जायदाद रुपया कुछ भी नहीं। ठीक है, टूटे से सुल्तान अहमद बोले। आधी रात के बाद शहाब जब घर लौटा तो उसे रुकैया को जागता पाया। उसके तेवर खिंचे हुए थे। शहाब ने आराम से कपड़े बदले, रोज़ की तरह टीवी खोला और हल्की सी ड्रिंक लेकर सोफे में धंस गया। रोज़ की तरह रुकैया उसके पहलू में जाकर नहीं बैठी। शहाब ने उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। सादिया के बारे में कुछ कहा न पूछा। अंदर घुमड़ते तूफान ने रुकैया के सब्र का पैमाना लबरेज कर दिया। एकाएक बोल उठी, मुझे तलाक चाहिए। क्यों? वजह आप जानते हैं। वो तलाक की वजह नहीं बन सकती है और मैं तलाक नहीं दूंगा। फिर तलाक मुझे देना होगा आपको। मैं तुम्हारे एहसास की कद्र करता हूँ, शर्मिंदा भी हूँ। गुस्सा थूक दो और मेरे पहलू में आकर बैठो। कल जो भी सोने का सेट पसंद करोगी खरीद दूंगा। शहाब ने प्यार से रुकैया को देखा। फिर तीसरी को वो सेट दे आइएगा। अपनी कमाई से खरीदता हूँ। टका सा जवाब सुन रुकैया पसीना पसीना हो गई। समझ गई कि मियाँ पिघलने वाला नहीं है। तभी सादिया भी घुटी घुटी दिल महसूस कर वापस लौट गई। उसका दिल चाहा कि शहाब का शराब का गिलास उसी के सर पर दे मारे और घर का दरवाज़ा खोलकर सहरा सहरा भागती फिरे। ज़िंदगी को जहन्नुम बनाने में औरतें काफ़ी अहम किरदार निभाती हैं, मगर मैं उसकी इजाज़त तुम्हें नहीं दूंगा। अगर तलाक चाहती हो तो अभी अपना सामान उठाओ और कराची चली जाओ, मगर मुझसे उम्मीद न करना कि मैं दोबारा बच्चों को देखने दूंगा। ये फैसला मेरा अटल है। शहाब दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आया। खाने के कमरे में जाकर उसने दूसरी ड्रिंक बनाई और आराम से सिप भरने लगा। इन औरतों का कोई जवाब नहीं। सारी ज़िंदगी इनके लिए कमाओ, घर बनाओ, जेवर खरीदो, अच्छा खाना फल दो, सारे सारे दिन मेहनत करो, उस पर से ही अपनी थकान उतारने की भी इजाज़त इनसे लो। यानी ताश खेलने अहमद के घर क्यों गए, ज़ुबैर के साथ रात का खाना बाहर क्यों खाया। आदमी जरा सी आज़ादी का हकदार नहीं है। गुलाम से बदतर है शौहर की हैसियत उसके खुद के घर में। बात बात पर एतराज़, हर कदम पर रोक टोक।
आखिर क्यों? इंसान बगावत तो करेगा ही, कैद खाना या तो तोड़ेगा या फिर उसे अपने रहने के काबिल बनाएगा। दूसरे दिन रुकैया ने दिल्ली फ़ोन मिलाया। सादिया से बात करके मालूम हुआ कि वो लौटेगी नहीं। कायदे से इस खबर से रुकैया को खुश होना चाहिए था, मगर हो गई उदास। कराची फ़ोन मिलाया, मगर सादिया के बारे में ज़बान न खोल सकी। शाम को साहब का फ़ोन आया कि वो ज़रा देर से घर आएगा, क्योंकि भारतीय राजदूत ने उसे बुलाया है। पता नहीं क्यों रुकैया को लगा कि सिलसिला सादिया का हो सकता है। राजदूत दीक्षित ने इधर उधर की बात करने के बाद सुल्तान साहब का जिक्र किया और सादिया के साथ हुए हादसे की तरफ इशारा किया और एक बड़ा लिफाफा साहब को दिया, जो दरअसल तलाकनामा था। सुल्तान साहब की इस ज़रूरत पर साहब को गुस्सा तो बहुत आया, मगर ऊपर से हंसते हुए उसने कहा, सर, मैं ब्रिटिश सिटीज़न हूँ, मेरे पास ब्रिटिश पासपोर्ट है। चूँकि मेरा ननिहाल हिंदुस्तान में है, इसलिए आना जाना लगा रहता है। सुल्तान साहब ने रात को दीक्षित जी को फ़ोन किया तो उन्होंने राजफाश किया, जिसे सुनकर सुल्तान साहब बौखला से गए। कुछ ही देर बाद बरकत का फ़ोन आया। उसने सुल्तान साहब से जिस अंदाज में बात की वो इतनी कानूनी शब्दों में थी जिसमें रिश्तेदारी की कोई लचक शेष नहीं थी। सुल्तान साहब के लिए बहुत बड़ा धक्का था कि जिस आदमी से उनकी बेटी का निकाह हुआ था उसको हर बात से इनकार है। उसका कहना है कि यहाँ बरकत नाम का कोई आदमी इस पते पर मौजूद नहीं है। साहब किसी सादिया को जानता नहीं है। वो शादीशुदा आदमी है, उसकी बीबी का नाम रुकैया है। ये सारी बातें जानकर सादिया को बड़ा गहरा धक्का लगा। उसने बरकत को फ़ोन मिलाया, शिकवा करते हुए कहा कि आखिर बरकत रिश्तों को इतना उलझा क्यों रहा है। उस पर बरकत का जवाब बहुत सीधा साधा था। मैंने शादी घर बसाने के लिए की थी। मुझे अपने बढ़ते कारोबार में एक ऐसा साथी चाहिए था जो मेरे तनाव को समझ सके, उसे बांट सके, मगर तुमने मेरे आने का इंतज़ार भी नहीं किया और सारी बातें उगल दीं। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। मैं तुम्हारी इस गलती को माफ़ कर सकता हूँ। चाहो तो फ़ौरन आ सकती हो। अगर आने से इनकार है और तलाक लेने की भी जिद है तो फिर मुझे 5 करोड़ रुपए तुम्हारे वालिद हरजाने की शक्ल में दें, वरना बैठी रहो मेरे नाम को लेकर। सादिया ने खामोशी अख्तियार कर ली। रिश्तेदारों के पूछने पर उसने बड़ा नन्हा सा जवाब देना सीख लिया था कि बरकत की कार दुर्घटना में मौत हो गई है। सब उसके चढ़ते सूरज जैसे दिन को याद करते और रात की स्याह चादर से निकलने की सलाह देते। घर में जो भी हो रहा था वो सफ़िया को पसंद नहीं आ रहा था। वो सर पीटती, फिर नमाज़ पढ़ती और सिजदे में गिरकर बिलक बिलक कर रोती कि कैसा अंधेर है। सुहागिन बेवा बनकर जी रही है और बाप चुनाव में डूबा है। सुल्तान अहमद का सोचना था कि चुनाव जीतने के बाद वो बरकत को किसी न किसी रूप में मज़ा चखा सकते हैं। अभी खामोश रहना ही बेहतर है। बस उनकी पार्टी के पावर में आने भर की देर है, सब कुछ सुधर जाएगा। रुकैया के सर पर जो भूत सवार हुआ तो खूल्हा या तलाक देकर ही उतरा। कराची बच्चों के साथ गई तो सादिया और बरकत की तस्वीर साथ ले गई। माँ बाप के सामने चुपचाप रखकर उनके चेहरे को देखने लगी। करोड़पति ताजिर के लिए इतना बड़ा अपमान सहना कठिन था, खासकर उस इंसान के लिए जिसको उन्होंने गरीब से अमीर बनाया था। साहब बहुत रोया, गिड़गिड़ाया, रुकैया से माफ़ी मांगी, मगर हासिल कुछ ना हुआ। नायला फ़ायज़ा का नाम कराची में लिखा दिया गया। साहब को महीने में एक बार बच्चों को देखने की इजाज़त कोर्ट ने दे दी। ये सही है कि रुकैया ने अपना अधिकार लेने की हट में अपना घर खो दिया था। उसका उसे रंज था, मगर उस घर में उसका सांस लेना कितना कठिन हो रहा था। पत्नी बने रहने और एक झूठी ज़िंदगी जीकर वो क्या करती। सादिया ने जाते ही उसके सारे जेवर कमरे की दराज में रख दिए थे। उसकी छोड़ी जन्नत में रुकैया रह नहीं सकती थी, जो उसके लिए जहन्नुम से भी बदतर थी। उसने सादिया को तलाक के बाद फ़ोन किया था कि मैं आज़ाद हुई, मगर माली तौर से उसका दिवालियापन नहीं निकाल सकी, क्योंकि तलाक चूँकि मैंने दिया इसलिए मेहर की रकम माफ़ करनी पड़ी। सब कुछ सुनकर सादिया ने कहा था कि अपनी लड़ाई में आपने बच्चों को क्यों शामिल कर लिया, आखिर उन्हें बाप चाहिए। उस पर रुकैया ने कहकहा लगाकर कहा था कि जो काम वो बड़े होकर करते वो मैंने अभी करा दिया, अब तुम बताओ तुम क्या करने वाली हो। सादिया अकेली कमरे में पड़ी पड़ी सोचती कि उसकी लड़ाई ज़रा पेचीदा है। वो बरकत को इस आसानी से सज़ा नहीं सुना सकती जैसे रुकैया ने उसे काला पानी दे दिया है। उसे तो बरकत को उस जगह ले जाकर छोड़ना है जहाँ उसे इस बात का एहसास हो कि रिश्ते में ईमानदारी पहली शर्त होती है। शाहाब रुकैया और बच्चों के बिना उस घर में घुटने लगा था।
इस बीच उसने सादिया को मनाने की बहुत कोशिश की, मगर हर बार उसे यही जवाब मिलता कि वो घर पर नहीं है, लाइब्रेरी गई हुई है। वो दिल्ली जाकर सुल्तान अहमद की खरी खोटी नहीं सुनना चाहता था। और आज एकाएक डाक से उसे सादिया की शादी का कार्ड मिला। बरकत को लगा कि उसके गाल पर दूसरा झन्नाटेदार चाटा पड़ा है और उसके हाथों में दबा कबूतर खुले आसमान में पहले कबूतर के पीछे उड़ गया। अभी आप सुन रहे थे नासिरा शर्मा जी की बेहद खूबसूरत कहानी दूसरा कबूतर। नारी सशक्तिकरण का इससे बड़ा उदाहरण और कोई नहीं मिलेगा। अगर औरत चाह ले तो वो बहुत ही ताकतवर होती है। फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी खूबसूरत, उम्दा और बेहतरीन कहानी के साथ। आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। शुक्रिया।